हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ और प्रयास किया गया है कि इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग बिंदुओं को छू सकें ताकि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स को अलग अलग बिंदुओं से क्वेश्चन पुटअप करने के बाद उनको ये पता चल सके कि उन बिंदुओं से रिलेटेड हमारी जानकारी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कितना % आगे बढ़ी हुई है और हमें कितना और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वादे के मुताबिक अगले टेस्ट में आप लोगों के साथ हम उपस्थित हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है कि मीता पंडित का संबंध किस घराने से है। आप लोग जानते हैं कि कलाकारों से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करता है कि इस कलाकार का संबंध किस घराने से है, या फिर इस कलाकार की शैली क्या है, या फिर इस कलाकार के गुरु कौन थे, या फिर इस कलाकार के शिष्य कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन वो है पुटअप करता रहता है कलाकारों से रिलेटेड। तो वैसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि मीता पंडित का संबंध किस घराने से है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दें। दिल्ली घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना या फिर बनारस घराना। आप लोग अपना जवाब कमेंट के माध्यम से दें। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। तो भैया जो मीता पंडित जी हैं, मीता पंडित का जो संबंध है वो कृष्णराव शंकर पंडित से है। ठीक है, तो कृष्णराव शंकर पंडित की पौत्री आप समझ लीजिए थी ये। तो जब कृष्णराव शंकर पंडित का संबंध ग्वालियर घराने से है तो मीता पंडित का संबंध किससे होगा? ग्वालियर घराने से। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, ग्वालियर घराना। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और उसके पहले मैं आप लोगों में से जो भी नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण से हमारा जो सीपी स्मार्ट क्लास है वो एक पुराना प्लेटफॉर्म है, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग विषयों की बहुत सारी क्लासेस चल चुकी हैं, जिसमें से कि म्यूज़िक की डांस की फैकल्टी, म्यूज़िक की वोकल की फैकल्टी, मैथ की फैकल्टी, इंग्लिश की फैकल्टी, कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी। समय समय पर जैसे जैसे परीक्षाएं आती हैं हम नई नई फैकल्टीज़ लेकर के आते रहते हैं। तो आप में से कोई भी अगर अभ्यर्थी किसी विषय से अपनी तैयारी कर रहा हो, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, जो भी विषय है, अगर आप टीएसटी पीएचडी लेवल पर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीपी स्मार्ट क्लास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो एक बार आप क्वेरी जरूर कर लें। आपके सामने देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 82992269606392030782। आप इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिख करके भेज दीजिए क्वेरी के लिए। हमारी जो ऑफिस है वो आपसे संपर्क करेगी। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि धैवत की पाश्चात्य आंदोलन संख्या क्या है। जो धैवत ध स्वर है उसके वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, आंदोलन संख्या क्या है उसकी, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। जवाब दें आप लोग। धैवत की पाश्चात्य आंदोलन संख्या क्या है? धैवत की पाश्चात्य आंदोलन संख्या क्या है? जवाब दें आप लोग। 405 है, 380 है, 403 है, 401 है। सही जवाब क्या होगा इसका? उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपने जवाब जरूर दे दिए। और आइए बारी है मिलाने की कि हमने जो जवाब दिया हुआ है वो जवाब सही है या गलत है। तो भैया धैवत की पाश्चात्य संगीत वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो आंदोलन संख्या है वो है 405, ऑप्शन ए। तो आप में से जिसका जवाब ऑप्शन ए है उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी जिनका गलत हो गया हो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आंदोलन संख्या वाला। तो इसको आप लोग अपने जहन में जरूर रखें। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कि अरस्तु ने कला को कितने भागों में बांटा? 2, 3, 4 या 6? अरस्तु ने कला को कितने भागों में बांटा? अरस्तु ने कला को कितने भागों में बांटा? 2, 3, 4 या 6? जवाब दें आप लोग। अरस्तु जो कि बहुत ही महान दार्शनिक अपने समय काल के रहे, यूनान से जिसका संबंध था, और जो ग्रेट अलेक्जेंड्रिया कहा गया सिकंदर, उसके गुरु के रूप में भी हम अरस्तु को जानते हैं। और तमाम विषयों पर अरस्तु के बड़े ही खुले विचार रहे और बहुत ही बड़ा दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ही बड़ा विद्वान आदमी
और विद्वता के कारण ही आज भी हम अरस्तु को जानते हैं, उसके नाम को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वह जो अरस्तु थे, अरस्तु ने कला को कितने भागों में बांटा हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, आप में से जिसका इसका जवाब ऑप्शन ए है 2, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत सारी किताबों में 3 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो प्रकटीकरण उसका है, और उसने देखिए कला को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था। पहला क्या किया था, पहली कला जो थी उसको उत्पादक के रूप में बताया था। उत्पादक मतलब उत्पाद कर रहा है, जैसे चित्रकला हो गया, ठीक है, चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, ठीक है, मूर्तिकला हो गया, इसको वो उत्पादक की कैटेगरी में रखता रहा। दूसरा जो था वो क्रियात्मक था, क्रियात्मक, या फिर आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली जो चीज़ परफॉर्म की जाए, परफॉर्म के बेस पे प्रैक्टिकली, तो उसके अंतर्गत उन्होंने गायन को रखा, वादन को रखा, नृत्य को रखा, संगीत को रखा। इन सारी चीज़ों को अरस्तु ने प्रयोगात्मक वाले में, कहने का मतलब है कि क्रियात्मक वाले में, ठीक है ना, क्रियात्मक कला के अंतर्गत उसको उसने अरस्तु ने रखा हुआ था। काव्य हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो 2 प्रकार के ज़्यादा ऑथेंटिक है, बाकी किताबों में 3 भी मिलते हैं कई जगहों पे। चलिए आते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। अब कुछ ऐसे ये सवाल है कि जिसमें सही, पूर्णतः सही क्या है, ये जब तक आयोग क्लियर नहीं करेगा तब तक कह पाना कठिन है, क्योंकि दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जो होती हैं उनका जो डेफिनेशन होता है मायने रखता है, उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? कलाओं के वर्गीकरण, अब देखिए वहीं पे पूछा जा रहा था, तो मान लीजिए अरस्तु ने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया, 2 भागों में बांटा कला को, ठीक है। और यह प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि कलाओं के वर्गीकरण का काम, क्लासिफिकेशन का काम किसने किया? वात्स्यायन ने किया, पांचाल ने किया, नारद ने किया, या धात ने किया? धात की जगह यहाँ भरत रहेगा, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप भरत समझ के पढ़िए, इसको मैं मेंटेन कर दे रहा हूँ ऑप्शन को, भरत, ठीक है। वात्स्यायन ने किया, पांचाल ने किया, नारद ने किया, या भरत ने किया? कलाओं के वर्गीकरण का श्रेय किसको आप देंगे? वात्स्यायन को देंगे, पांचाल को देंगे, नारद को देंगे, या फिर भरत को देंगे? किसको आप देंगे कलाओं के वर्गीकरण का श्रेय? कलाओं के वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? वात्स्यायन को जाता है, पांचाल को जाता है, नारद को जाता है, भरत को जाता है, किसको जाता है? रिप्लाई करें आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा। तो भैया इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पांचाल। तो जिसका इसका जवाब पांचाल है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग उसको मिला लीजिए अपना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कला को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में, क्योंकि हर समय काल पे, जैसे सपोज दैट मान लीजिए वादी स्वर, आज के समय में हम जो राज्य रूपी राग का जो राजा है उसको वादी स्वर के नाम से जानते हैं। तो एक समय था कि उसको अस्थाई स्वर भी कहते थे, एक समय था उसको बहुल स्वर भी कहते थे, एक समय आया जिसको उसको क्या कहते हैं कि वादी स्वर कहा जा रहा है। तो समय के साथ साथ नाम जो है उसका परिवर्तन होता रहता है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि वैदिक काल में जो कला था, जो आर्ट था, उसको किस नाम से जानते थे? शिल्प के नाम से, सुंदर के नाम से, कौशल के नाम से, या फिर पांचाल के नाम से? वैसे ऑप्शन मैं नहीं रखा हुआ हूँ, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ गया ये, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना। कौशल का मतलब स्किल होता है। वैदिक काल में कला को कहा गया, क्या कहा गया? शिल्प कहा गया,
सुंदर कहा गया, कौशल कहा गया, पांचाल कहा गया, क्या कहा गया? उम्मीद है आप लोगों ने अपना रिप्लाई दे दिया होगा। एमसीक्यू में अगर कोई चीजें आ रही होती हैं तो फिर फटाक से आ रही होती हैं, नहीं आ रही होती हैं तो फिर तुक्का ही मारना है, तो बहुत ज़्यादा समय का मतलब नहीं है। चलिए आते हैं, वैदिक काल में भैया कला को शिल्प के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो जिसका जवाब शिल्प है उसका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी आप लोग अपना करेक्शन कर लें अगर किसी का गलत है तो, बाकी अगर सबका सही है तो भाई बहुत अच्छे है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग फटाक से बता देंगे। पूर्वी बाज का संबंध किससे है? पूर्वी बाज का संबंध, बाज मतलब एक शैली होती है, ठीक है, तो पूर्वी बाज का संबंध किससे है? फर्रुखाबाद से है, दिल्ली से, लखनऊ से, पंजाब से, कहाँ से है? पूर्वी बाज का संबंध किससे है? फर्रुखाबाद से है, दिल्ली से है, लखनऊ से है, पंजाब से है। पूर्वी बाज का संबंध किससे है? फर्रुखाबाद, दिल्ली, लखनऊ या पंजाब? पूर्वी बाज। चलिए ये तबले के लिए चर्चा की जा रही है, छोटी सी एक इसमें और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि तबले से रिलेटेड ये बातें की जा रही हैं आपसे। तो पूर्वी बाज का संबंध किससे है आप ये बता दें, रिप्लाई करें आप लोग। चलिए आप में से जिस महानुभाव का जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ, उनका जवाब सही है। आप में से जिनका जवाब ऑप्शन सी है लखनऊ, का जवाब सही है। पूर्वी बाज का संबंध लखनऊ से है, ठीक है। आइए आगे आते हैं। दो पूर्वी बाज पश्चिमी बाज, दो बाज हैं, ठीक है, जिसमें से लखनऊ आपके पूर्वी बाज की श्रेणी में आएगा। मसीद खानीगत विलंबित गति में किस मात्रा से प्रारंभ होती है? मसीद खानीगत जो होती है वह विलंबित गति में किस मात्रा से प्रारंभ होती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो आप जवाब फटाक से कमेंट के माध्यम से दे दें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। मसीद खानीगत विलंबित गति से किस मात्रा से प्रारंभ की जाती है? चलिए मैंने आपने रिप्लाई कर दिया होगा। तो भैया मसीद खानीगत विलंबित लयकारी के साथ ऑप्शन बी 12वीं मात्रा से प्रारंभ की जाती है, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है कला के क का संबंध किस धातु से है? जो कला शब्द है उस कला में जो क शब्द है वह किस धातु से बना हुआ है? इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, आप इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप जवाब दें। कला के क का संबंध किस धातु से है? कम धातु, कल धातु, का धातु, कलु धातु, किस धातु से है? कला के क का संबंध किस धातु से है? कम धातु, कल धातु, का धातु, कलु धातु। कला का संबंध किस धातु से है? बहुत अच्छा, उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। और आते हैं कला के क का संबंध कल धातु, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप मिला लें इसको। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ला धातु का अर्थ कला में, कहने का मतलब है कि कला में जो ला धातु है उस ला धातु का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी चीज का संधि विच्छेद भी करते हैं तो जो विच्छेदन होता है उस विच्छेदन में भी जो हमको अलग अलग शब्द मिलते हैं उन शब्दों का भी एक पूर्ण अर्थ होता है। तो उसी प्रकार से जो ला धातु का अर्थ है कला में, उस ला धातु का सेंस क्या हुआ? शिल्प होगा, सुंदर होगा, प्राप्त करना होगा, या इसमें से कुछ
और ही है। कला में ला धातु का अर्थ क्या है? रिप्लाई करें आप लोग। ला धातु का अर्थ कला में। उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा अब तक। चलिए आते हैं इसके जवाब की तरफ, देखते हैं कि आपने जो जवाब दिया है वो कहाँ तक सही है। तो भैया ला धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना। ठीक है, ला धातु का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। आप अपने उत्तर मिला लें, अगर सही है तो बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, दिरदा दिरदा रादा दा रा किस श्रेणी में है? ये एक बोल है जो सितार पर बजाया जाता है। आप जानते हैं कि सितार पे दिरदा रारा आदि प्रकार से स्वरों का प्रयोग किया जाता है, आकर्ष और अपकर्ष की क्रिया के माध्यम से। तो उसमें ये जो बोल है वो किस श्रेणी का है? रजा खानी की श्रेणी का है, मसीत खानी की श्रेणी का है, तराना की श्रेणी का है, या फिर कोई और ही श्रेणी है? रजा खानी, मसीत खानी, तराना या कोई और? बोल आपके सामने पड़े हुए हैं। आपके बोल हैं दिरदा दिरदा रादा दारा। ये किस श्रेणी के बोल हैं? रजा खानी, मशीद खानी, तराना, कोई नहीं। उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। तो चलिए आते हैं इसके उत्तर की तरफ। भैया इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मसीद खानी। जिसका इसका जवाब मसीद खानी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अगले पड़ाव की ओर। और हमारा अगला सवाल है, गत के कितने भाग माने गए हैं? गत जो होता है उस गत के कितने भाव माने गए हैं? कितने भाग? गत के कितने भाग होते हैं? गत के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। अपना जवाब आप दें। गत के कितने भाग होते हैं? उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। आते हैं सही जवाब की ओर। तो भैया गत के कितने भाग माने गए? गत के 2 भाग माने गए हैं, ऑप्शन बी। जिसका इसका जवाब ऑप्शन बी, उनका जवाब सही है। खुले बोल और बंद बोल। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है कि ताल की नियमावली के अनुसार उसको बजाना होता है, और एक में होता है कि जो राग के स्वर हैं उनके हिसाब से उनका विस्तार किया जाता है, जितना ज़्यादा आप उसको सजा लीजिए, इस प्रकार की क्रिया होती है। तो खुले और बंद 2 नाम से इसके होते हैं, गत के भाग होते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, चल थाट में पर्दे लगे होते हैं। आप जानते हैं सितार में एक चल थाट होता है और एक अचल थाट होता है, 2 मुख्य होते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि जो चल थाट है उसमें पर्दों की संख्या कितनी होती है? 16 से 19 होती है, 18 से 22 होती है, 20 से 22 होती है, 22 से 24 होती है। जो पर्दे लगे होते हैं उन पर्दों की संख्या कितनी होती है चल थाट के अकॉर्डिंग? चल थाट के अकॉर्डिंग कितने पर्दे लगे होते हैं सितार में? ये बेसिकली सितार के लिए पूछ रहा है। चल थाट में पर्दे लगे होते हैं, जवाब दें आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। चलिए आते हैं इसके जवाब की तरफ। और इसमें सही जवाब इसका है चल थाट में कितने पर्दे लगे होते हैं? ऑप्शन ए, 16 से 19 पर्दे। जिसका इसका जवाब ऑप्शन ए, 16 से 19 पर्दे, उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ।
क्वेश्चन आपके सामने है कि दादरा के समतुल्य ताल है, दादरा के समतुल्य कौन सा ताल है? धुमाली है, खेमटा है, अष्टमंगल है या फिर कोई नहीं? धुमाली, खेमटा, अष्टमंगल या कोई नहीं? दादरा के समतुल्य कौन सा ताल है? धुमाली, खेमटा, अष्टमंगल या कोई नहीं? कौन सी ताल तीनों में से एक? तो मान लीजिए ऑप्शन कोई नहीं है, इन तीन तालों में से क्या कोई ऐसी ताल है जो दादरा के समतुल्य है या फिर कोई और ही ताल है जो दादरा के समतुल्य है? चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। इसके सही उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा इसका उत्तर सही है, मिलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खेमटा। खेमटा भी 6 मात्रा की ताल होती है और बहुत कुछ एक पुस्तकें ऐसी भी हैं जिसमें खेमटा 12 मात्रा का भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको लेकर के बच्चों के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि खेमटा में 12 मान के चलूँ, 6 मान के चलूँ। आप 6 ही मान के चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झुमरा ताल के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। झुमरा ताल जो है, उस झुमरा ताल के प्रवर्तक के रूप में किसको जानते हैं? गोपाल नायक को जानते हैं, अमीर खुसरो को जानते हैं, अहोबल जी को जानते हैं, रविशंकर जी को जानते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने झुमरा ताल को बनाया था? इसमें से कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने झुमरा ताल को बनाया था? गोपाल नायक थे, अमीर खुसरो थे, अहोबल थे, रविशंकर थे, कौन था जिसने झुमरा ताल को बनाया हुआ था? रिप्लाई करें आप लोग। रागों को भी लेकर कितनी बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा राग किसने बनाया हुआ था, कौन सा राग किसने बनाया हुआ था, इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं इसके सही जवाब की तरफ और उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। तो भैया, झुमरा ताल के प्रवर्तक के रूप में हम लोग अमीर खुसरो को मानते हैं। किसको मानते हैं? अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ लयकारी का संबंध है। जो आड़ लय होती है उसका संबंध होता है 1.5 गुना से, 1.25 गुना से। ये गुना लिख दिया है, ये मिसप्रिंट है, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको तब तक मिलाते रहिए, ठीक है ना। ये गुना रहेगा, गुना, ये भुना लिखा है, ये भी गुना रहेगा, ठीक है। 1.5 गुना से, 1.25 गुना से, 1.25 गुना से या फिर 2 गुना से। आड़ लयकारी का संबंध किससे है? 1.5 गुना, 2 गुना, 1.25 गुना, 1.25 गुना, क्या सही है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। आड़ लयकारी का संबंध है, उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। तो चलिए ठीक है भैया, आते हैं इसके सही उत्तर की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1.5 गुना। ठीक है, 3/2 उसका मान होता है, आड़ लयकारी का 1.5 गुना होता है वो। 1 से 1/2 भी kg का दे देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीव्रा ताल में कुल कितनी ताली होती है? तीव्रा ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं? क्वेश्चन आपके सामने है और आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तीव्रा ताल में कितनी तालियां होती हैं? तीव्रा ताल में कुल कितनी ताली होती है? 1, 2, 3, 4 आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। आते हैं इसके सही उत्तर की तरफ और इसका सही उत्तर है भैया ऑप्शन सी, 3। ठीक है, और तीव्र ताल 7 मात्रा की ताल होती है। 3, 2 का विभाग होता है इसका, ठीक है। पहली मात्रा पे एक ताली हो जाती है जो सम होती है, फिर चौथी पे हो जाती है, फिर छठवीं पे हो जाती है। इस तरह से इसकी ताली होती है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे आते हैं। दीपचंदी ताल की दूसरी खाली कौन सी मात्रा पे होती है? 3 पे, 5 पे, 7 पे या कोई नहीं? दीपचंदी ताल की दूसरी खाली कौन सी मात्रा पे होती है? ऑप्शन आपके सामने है
ऑप्शन आप देखिए 3, 5, 7 या कोई नहीं। दीपचंदी ताल जो होता है उसकी दूसरी खाली कौन सी मात्रा पे होती है? जवाब दें आप लोग फटाक से। उम्मीद है आप लोगों ने अपना रिप्लाई दे दिया होगा। आते हैं अपने सही जवाब की तरफ। तो भैया दीपचंदी में एक ही खाली होता है, 2 खाली नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि दीपचंदी में खाली कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कब माना जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि अमीर खुसरो का जन्म कब माना जाता है। 1230 में, 1235 में, 1238 में, 1246 में अमीर खुसरो का जन्म कब माना जाता है? 1235 में, 1230 में, 1238 में या 1246 में अमीर खुसरो का डेट ऑफ बर्थ एथेंटिक जो बोर्ड मानता है वो कौन सा है? जवाब दें आप लोग। अगर आप ऑप्शन ए बी सी डी भी टाइप करके डाल देंगे उतना बहुत है, आप उसको मिला लीजिएगा बाद में। आते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका जो सही जवाब भैया, वो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी 1235। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म 1235 में माना जाता है। ठीक है, सैफुद्दीन के पुत्र थे, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मूल रूप से रहने वाले हिंदुस्तान के मूल रूप से रहने वाले नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपका, पंडित बी आर देवधर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए भारत खंडे, ऑप्शन बी वी डी पलुस्कर, ऑप्शन सी फयाज खान, ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खान। पंडित बी आर देवधर के गुरु कौन थे? पंडित बी आर देवधर के गुरु कौन थे? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जवाब दें आप लोग। बी आर देवधर के गुरु कौन थे? पंडित बी आर देवधर के गुरु कौन थे? भारत खंडे, वी डी पलुस्कर, फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान। चलिए हाथ इसके सही जवाब की तरफ। और भैया इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वी डी पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी वी डी देवधर के गुरु जी थे। अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। गंधर्व विद्यालय की दूसरी शाखा, कहने का मतलब कि वी डी पलुस्कर ने जो गंधर्व विद्यालय खोला हुआ था, जिसकी पहली शाखा 1901 में उन्होंने खोली हुई थी, 5 मई 1901 लाहौर में, उसकी दूसरी शाखा कब उन्होंने खोली थी? ठीक है, 1901 में, 1904 में, 1908 में, 1910 में। दूसरी शाखा उन्होंने मुंबई में खोली हुई थी। तो किस सन में खोली हुई थी? टाइमिंग पूछ रहा है, वो ईयर पूछ रहा है कि कौन सी ईयर में उन्होंने खोली हुई थी गंधर्व विद्यालय की दूसरी शाखा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। इसका जवाब दें आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। और आप में से जिसका जवाब है 1908, उसका जवाब सही है। मुंबई में 1908 में उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय जो संगीत का था उसकी दूसरी शाखा उन्होंने खोली हुई थी। ठीक है भैया। चलिए, ये रहा एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के बीच में। और उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ों को जान करके आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सा कुछ क्वेश्चन भी आपके तैयार हुए होंगे और कुछ एक ऐसे बिंदु आपके समझ में आए होंगे कि आपको लगा होगा कि इन बिंदुओं के बारे में हमको और जानना चाहिए। तो उन बिंदुओं को आप पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे सीपी स्मार्ट क्लास के इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें 82992269603920300782। ये नंबर आपके पास है, आप के पास व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप कर दीजिए उनको या फिर उनको कॉल कर लीजिए और अपनी जो भी बात है आप उनसे कहिए हमारी टीम से। हमारी टीम पूरी तरह से आपके लिए तैयार है, आपके सहयोग के लिए। और इन्हीं बातों के साथ फिर से एक बार पुनः आपको बेस्ट विशेज़ आपके एग्ज़ाम के लिए। और थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अगर आपको ये
सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा सा शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। और साथ ही साथ और कोई भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी आपके कोई सर्किल में कोई लोग कर रहे हों तो आप उनसे उनके उस सब्जेक्ट की क्वेरी एक बार हमारे ऑफिस पे ज़रूर लें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।